जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार वर्मा। अभी जैसा कि आपको पता है कि आने वाले महीनों में आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। तो मैंने ऑब्जेक्टिव सेंटर से एक पेपर की पीडीएफ निकाला और सोचा बच्चों को बताऊं कि कैसे पेपर आते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों ने पुराने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करी है उनसे यदि कुछ वेल्डर के पेपर मिल जाए तो आपको मैं आगे भी डालता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको यह जो पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव सेंटर के यूट्यूब चैनल से निकाला है, और इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव सेंटर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कोशिश करी है और बच्चों को मोटिवेट किया है कि कैसा पेपर आता है ना। इससे उनका डर निकल जाता है और वो आसानी से अपना पेपर दे सकते हैं। तो इसी के तहत अब यहाँ बताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न भी यहाँ है और आंसर भी यहाँ पर है। तो देखेंगे कि हम यहाँ पे ये पेपर किस तरीके के आ रहे हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि अपने थ्योरी के अपने पास 38 क्वेश्चन आएंगे अपने, ठीक है। अपना थ्योरी कितने आ रहे हैं अपने पास 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मस्ट ड्राइंग के अपने पास आएंगे 6 नंबर के, 12 नंबर के मस्ट ड्राइंग के आएंगे अपना, और 25 नंबर की अपनी होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पेपर को चालू करते हैं। तो यह जो पेपर है 2021-22 का है, और यहाँ पर जैसे दिख रहा है एग्ज़ाम टाइम है 1500 से 1700, मतलब 3 बजे से 5 बजे आप लोगों का पेपर जो है 2 घंटे का होगा। कितना होगा ये? ट्रेड वेल्डर है, ठीक। और एक प्रश्न जो है अपना कितने का है? ये 2 नंबर का है, ठीक। तो अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है। तो यहाँ पर समझाने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दिया है। फायर स्टिक द्वारा, डीजल द्वारा, पेट्रोल द्वारा, मैग्नीशियम रिबन द्वारा। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? मैग्नीशियम रिबन के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास में, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस में गर्मी का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर क्या लिखा? मैकेनिकल हीटिंग। क्या है ये? मैकेनिकल हीटिंग। दूसरा है केमिकल हीटिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, चौथा है थ्रेड हीटिंग। तो उसका सही आंसर क्या है अपना यहाँ पे? मैकेनिकल हीटिंग, ठीक है। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, विच टाइप पोलरिटी यूज्ड इन शीट मेटल वेल्डिंग। शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने ध्रुवता पढ़ी ही होगी, स्टेट पोलरिटी, एसी, रेक्टिफायर, रिवर्स पोलरिटी। तो क्या किया जाता है यहाँ पे? अपना रिवर्स पोलरिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मुझे लग रहा है फंड कुछ ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो फंड को हम थोड़ा छोटे कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच टूल इज़ यूज्ड टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए हम किसका? कटिंग पिलर का यूज़ करते हैं, स्पैंडल की का करते हैं, एडजस्टेबल स्पैंडल का करते हैं, या रेंच का करते हैं। तो हम स्पैंडल की का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, व्हाट इज़ द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान कितना होता है? 100 से 300, 400 से 500, 500 से 550, 350 से 400। इसका सही आंसर है 100 से 300, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज सॉफ्टेंड एंड सुटेबल फॉर मैचिंग। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त है? नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, कैस हार्डनिंग और एनिलिंग। तो इसका सही आंसर है एनिलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 7, विच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग मेथड टू हैव स्मूथ एंड थिन लेयर। कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है, मिग वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा इसने? कौन सी विधि सरफेसिंग और चिकनी पतली परत के लिए? तो यहाँ पे आएगा प्लाज्मा वेल्डिंग, ठीक है। अब आगे है ना प्रश्न नंबर 8, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन ए वेल्ड बीड। वेल्ड बीड पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है? रीइंफोर्समेंट
सुदृढ़ीकरण, सीलिंग रन, अंडरकट, क्रेटर। ठीक है, तो वेल बिड पर अर्ध पथ को जमा करने वाले का नाम क्या है? तो यहाँ पे री इन्फोर्समेंट। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है ये? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? कास्ट आयरन, टंगस्टन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, है ना। तो यहाँ पे टिग वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं, या टंगस्टन धातु के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैम्प? अभी कौन सा क्लैम्प है? तो जैसे इसकी शकल ही दिख रही है, यू क्लैम्प, जिग क्लैम्प, सी क्लैम्प, है ना। शकल ही दिख रही सी टाइप की, तो कौन सा हो गया ये? सी क्लैम्प। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैम्प बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एलॉय, ब्रास। तो अर्थ क्लैम्प है हमारा या होल्डर है, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं? कॉपर एलॉय का, ताकि विद्युत का प्रवाह अच्छे से हो और हमारी वेल्डिंग प्रोसेस अच्छे से चलती रहे। प्रश्न नंबर 12। विच इज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड? एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? फोर्ज वेल्डिंग, थर्मल वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। यदि आपने रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ी है तो आप उसके प्रकार पता होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि स्पॉट वेल्डिंग किसका भाग है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग का भाग है। सही आंसर में क्या हो गया? स्पॉट वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है? टिग वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने का स्रोत क्या है? टॉर्च के द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा, केबल के द्वारा, ट्यूब के द्वारा। तो किसके द्वारा अपन ऊष्मा देते हैं? केबल करंट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटलनेस इन ए चीजल? चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार का प्रक्रिया है? हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग। ठीक है, तो क्या अपना यहाँ पे टेम्परिंग। सही आंसर क्या है इसका? अपना टेम्परिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। किस विधि में सरफेसिंग को किसी भी स्थिति या स्थान पर किया जा सकता है? टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। यहाँ पे पूछा गया किस विधि को सरफेसिंग को किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यहाँ पे कहाँ किया जा सकता है? SMW में, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। व्हाट इज़ द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन? कच्चा लोहा का पूर्ण तापमान क्या है? तो आपने पढ़ा ही होगा इसका पूर्ण तापमान क्या है। ये आपने पढ़ा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल पढ़ के आइए और अपने सही सही आंसर दीजिए। कच्चा लोहा का पूर्ण तापमान क्या है? 250 से 300, 200 से 310, 350 से 450, 300 से 350। सही आंसर क्या है इसका? 200 से 310। पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है? हैंड स्क्रीन, हैंड ग्लोव्स, टोंग्स, क्लैम्प्स। इसका सही आंसर है अपना हैंड ग्लोव्स। पतली चादर नहीं, जैसे हम सीट मेटल वर्क जब करते हैं तो उसके किनारे बहुत पतले होते हैं, अपने हाथ कटने की संभावना रहती है, हमारे हाथों में चोट लग सकती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैंड ग्लोव्स। काटने के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? जब हम जॉब काटते हैं तो उसके किनारे नुकीले हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे साफ करते हैं? कैसे साफ करते हैं? वर्कशॉप में सभी ने करा होगा, फाइलिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, हेक्साइंग करते हैं, चिजलिंग करते हैं, है ना। ठीक है, हेक्साइंग के बाद ही तो क्या होगा? फाइलिंग होगी ना अपना। क्या आंसर आएगा उसका? अपना फाइलिंग। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है? जब जिन्होंने गैस वेल्डिंग करी है अपनी अपनी वर्कशॉप में, तो उन्होंने देखा वो अपनी जो फिलर रॉड है उसके ऊपर तांबे की कोटिंग चढ़ी होती है। तो क्यों चढ़ी होती है? सिंपल सा आंसर है, जंग से बचने के लिए, है ना। तो नमी रोधित, जल रोधक, जंग रोधक, डायमीटर को बढ़ाना। सही आंसर क्या है? जंग रोधक। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में कौन सा किया जाता है ना। टोटली ट्रांसफार्मर दो ही प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पे स्टेप अप लगाया जाता है ना, और जहाँ पे हम बिजली को कलेक्ट करते हैं वहाँ पे स्टेप डाउन लगाया जाता है। और वेल्डिंग में तो आपसे मिग वेल्डिंग पूछ ले, टिग वेल्डिंग पूछ ले, कोई भी वेल्डिंग पूछ ले कि वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो स्टेप डाउन ही लगाया जाता है।
अपनी शंका छोड़ के बिल्कुल स्ट्रेट डाउन पे आंसर दे सकते हैं। अगला है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रूट गैप। अब रूट गैप का उद्देश्य क्या है ना। रूट गैप जब हम वेल्डिंग करते हैं तो दो जॉब के बीच में गैप देते हैं, ठीक है। तो उस गैप को हम क्यों देते हैं, ताकि हमारी वेल्डिंग गहराई तक हो, है ना, पेनिट्रेशन की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा अपना, टू अवॉइड क्रैकिंग, टू अवॉइड पोरोसिटी, है ना, टू अवॉइड अंडरकट, टू इंक्रीज पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, टू इंक्रीज पेनिट्रेशन। विच डिसाइड द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है ना। अब जैसे नहीं वेल्डिंग के कितने चरण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। वेल्डिंग के पहले, वेल्डिंग करते समय और वेल्डिंग के बाद। वही चीज़ यहाँ पे लिखी, वेल्डिंग चरण के बाद, वेल्डिंग चरण से पहले, वेल्डिंग चरण समाप्त करना, वेल्डिंग चरण के दौरान, है ना। तो वेल्डिंग चरण से पहले करेंगे तब तो हम पेनिट्रेशन प्राप्त करेंगे भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेल्डिंग चरण से पहले शुरू में ही हम क्या करते हैं, रूट गैप सेट करते हैं। अब क्या लिखा है, बेयर वायर इलेक्ट्रोड किस प्रकार की जरूरत है ना। तो सीधी सी बात है, बेयर वायर अपना नहीं, अभी अपने थोड़ी देर पहले देखे थे, प्लाज्मा वेल्डिंग, है ना, या फिर अपन बोलेंगे टिक वेल्डिंग, इन पे अपना कौन सा बेयर वायर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो वहाँ पे अपन कौन सी पोलरिटी करते हैं, स्टेट पोलरिटी, है ना। सही आंसर क्या आएगा इसका, स्टेट पोलरिटी। GTAW का पूर्ण रूप क्या है, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, क्या है अपना, इसका सही आंसर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अगला प्रश्न है हमारा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, NDT, जिनमें हम थोड़ा थोड़ी नहीं करते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं ये, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देख लें, इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। व्हाट इज मार्क्ड एक्स इन द फील्ड वेल्ड सोन। दिखाए गए फील्ड वेल्ड में एक्स के रूप में क्या चिन्ह थे। आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि एक्स भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स के रूप में क्या चिन्ह थे ना। तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्स के रूप में, ये हमको दिखा रहा है क्या है ना। तो क्या है, ट्रेवल की दिशा, बेस मेटल, वेल्ड मेटल, टी जॉइंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेवल की दिशा कि अपना इलेक्ट्रोड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। क्या बता रहा है अपने को, ये ट्रेवल की दिशा बता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी फाइल की चौड़ाई उसकी लंबाई के समानांतर होती है, ठीक है। तो कौन सी फाइल की होती है अपने, हैंड फाइल, फ्लैट फाइल, कर्व फाइल, रेस्ट फाइल। इसका सही आंसर है हैंड फाइल, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द नाम ऑफ पार्ट एक्स सोन। इसमें क्या है, दिखाया गया एक्स भाग का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपना, ये फ्रेम की लंबाई का समायोजन। यहाँ पे एक सेटिंग दिख रही है ना, यहाँ पे अपन फ्रेम की लंबाई ब्लेड के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक्स भाग का नाम बताइए, तो फ्रेम लंबाई का समायोजन, फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। यहाँ से हम इसकी लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो 3 बिंदु दिख रहे हैं अपनी, फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम, है ना। सही आंसर है फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ हैंड टूल्स इज यूज टू ओपन ए गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा, है ना, जो अपन गैस सिलेंडर है, जब हम उसकी गैस खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, एलन की से खोलते हैं, स्पेंडल की से खोलते हैं, एक्स की से खोलते हैं, डी स्पान से खोलते हैं। तो जब स्टूडेंट्स ने अपने अपने वर्कशॉप में यदि गैस सिलेंडर को ओपन किया होगा तो उनके गुरु उन्होंने ज़रूर बताया होगा कि हम इसको स्पेंडल की से ही ओपन करते हैं और हमें स्पेंडल की से ही ओपन करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विच टूल इज टू बी यूज टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड। वेल्डिंग बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डेड बीड पर लावा, है ना, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ऊपर जो काला काला अपना स्लैग जम जाता है उसको लावा कह सकते हैं। उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो पहला चिपिंग हैमर, चीजल, बाल पिन हैमर, ट्राई स्क्वायर। तो अब यार यदि आपने वेल्डिंग किया तो आपको पता होना चाहिए चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है और बहुत बढ़िया आंसर है चिपिंग हैमर। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 31, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विथ पिच 0.8 mm। 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है। पहला है फाइन, मीडियम, कोर्स, रफ। तो 0.8 mm का ग्रेड अपना क्या होता है, फाइन होता है। क्या होता है अपना, ठीक है, फाइन होता है। तो उसको बिल्कुल आप याद कर लें, यह प्रश्न भी आपको आ सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ
द वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए। अब यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि ए, इसका जो सिंबल है, ये जो प्रतीक कौन सा है, इसका नाम क्या है। हाँ, तो यहाँ पे अपन 4 ऑप्शन देखते हैं। सिंगल पी बट जोड़, स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड, बैकिंग वेल्ड, है ना। तो आपको इनमें से कोई सा भी प्रश्न चेंज हो सकता है। यहाँ पे उसने सिंगल बी बट पूछा है, आपसे बैकिंग वेल्ड भी पूछा जा सकता है, सिंगल जे भी पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल जो ये जो सिंबल इनको याद कर लें। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये स्क्वायर बट वेल्ड। और ये जो दूसरे वाले हैं आप इनको भी याद कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपसे कोई सा भी इनमें से सिंबल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सिंबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेदर टाइप वेल्डिंग। गैस लेदर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसका किया जाता है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 34 की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन द स्पॉट वेल्डिंग मशीन। अब ये अपनी जो आपकी बुक है, बुक के पीछे देखना आप, ये मशीनों के चित्र हैं, है ना। तो ये मशीनों को चित्र में इनके जो भागों के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक मशीन यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे मैं इसको चित्र को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये मशीन का चित्र दिया है यहाँ पे इसने, जैसे यहाँ पे दिया, देखो दिख रहा है आपको, ये इसके आर्म्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, ये आर्म्स है, ये इसका इलेक्ट्रोड है ना, ये जॉब है, ये इसका फुट पैडल है, ठीक है, ये इसकी पिवट पिन है अपनी, है ना। तो इनके ये सिलेंडर है अपना, इसका एयर सिलेंडर बोल सकते हैं अपन उसको। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो इनके नाम आप बुक में देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि इसी मशीन के नहीं, किसी भी मशीन के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो जैसे बोला इलेक्ट्रोड है ना, तो इलेक्ट्रोड तो नहीं, इलेक्ट्रोड तो अपना कहाँ पर, ये इधर है अपना, है ना। तो क्या लिखा, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या है ये, उसको अपन बोलते हैं पिवट पॉइंट। तो आप इनका नाम याद कर लेना। आपसे दूसरे भाग का नाम भी पूछ सकता है, या दूसरी मशीन के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। एयर सिलेंडर पीछे है, रोकर नहीं है ना। तो सही आंसर क्या है इसका, पिवट पॉइंट। अब हमारा प्रश्न नंबर 35। ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं। ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय हैंड ग्लव्स, एप्रॉन, हेलमेट, हैंड स्क्रीन, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स इज वॉर्न वाइल चेकिंग द ओवरहेड क्रेन फ्रेम। तो यहाँ पे इसने आंसर दिया है हेलमेट। तो अपन इसको हेलमेट में क्लिक कर दो। अब अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 36। WPS का विस्तारित रूप क्या है ना। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको आपके सर में लिखवाए होंगे, ये बुक में है, तो उनको आप याद करेंगे। जैसे AWS है, WPS है, ठीक है, GMAW है, GTAW है। इसमें से आपको कोई सा भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप सभी फुल फॉर्म याद कर लें। तो WPS का क्या है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पीड, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, वेल्डिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसीजर सेपरेशन। तो उसका सही आंसर क्या है अपना, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 में व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो गैस वेल्डिंग में गैस सिलेंडर को गैस जोड़ने के लिए कनेक्शन से पहले वाल्व का खोलना, वाल्व को कुछ मिनट के लिए खोलना, एक लंबी अवधि के लिए वाल्व खोलें, ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद करना, है ना। इसको अपन क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब हम रेगुलेटर को लगाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, गैस को चंद सेकंड के लिए खोलते हैं और बंद कर देते हैं, जैसे तेज़ी से प्रेशर से गैस बाहर निकलती है, जिससे कि उसके मुंह में जो कचरा हो वो कचरा बाहर निकल जाए, है ना। तो इसने क्रैकिंग को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो उसका सही आंसर अपने क्या आएगा, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद करना वाल्व, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान टॉक्सिक धुएं से कैसे बचा जाए, है ना। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस समय एक बहुत ही जहरीला धुआं निकलता है। क्या निकलता है अपना, तो उससे अपन कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ो,
कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। पहला है हैंड स्क्रीन का उपयोग करें, हेलमेट पहनो, श्वास यंत्र पैड का उपयोग करो, यूज़ रेस्पिरेटर पैड, यूज़ लेदर एप्रॉन, है ना। तो अब जब जहरीली गैसें निकलेंगी तो उसके लिए हमको रेस्पिरेटर सेट लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे अपन मास्क बोल सकते हैं या श्वास यंत्र बोल सकते हैं, जो जहरीली गैसों को अपने शरीर के अंदर जाने से रोकता है। ठीक, तो उसका आंसर आएगा रेस्पिरेटर पैड। ठीक है, अब यहाँ पे अपना अगला चरण चालू होता है। क्या लिखा है ये, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लिख रहा है आप लोग ये, है ना। तो अगला चरण अपना यहाँ चालू होता है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या आ रहा है ये। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो अभी आपको मैसेज देंगे सर ने सब चीज़ें पढ़ा दी होंगी, तो आप इनको सॉल्व करके देखो और उसके बाद इसका आंसर दो। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 80 cm²। अगला है, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। दृढ़ता, सुवटता, अघातवर्धनीयता, इलास्टिसिटी। इसे अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता का गुण। ठीक है, अगला है, धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। तो यहाँ पर इसकी इकाई क्या है, अपना एम्पियर है। अगला प्रश्न है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, 1, 3, 2, 4। इसका सही आंसर क्या है, 1। प्रश्न नंबर 5, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, पावर, रेसिस्टेंस, धारा, वोल्टेज। तो उसका सही आंसर क्या है, अपना करंट, धारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो बदलिए भाई इसको अपना, है ना, बदल के देख लिया, आपको आंसर मिल जाएगा 45.6%। ठीक है, अगला है, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। अब यहाँ पर जैसे हम जब ड्राइंग बनाते हैं ना, ये ड्राइंग का क्वेश्चन हो सकता है। तो ड्राइंग में क्या होता है कि जो अपन एरो बनाते हैं, तो एरो का माप, यदि आपने ड्राइंग पढ़े होंगे तो आपको सर ने बताया होगा 1:3 का होता है। वो हिसाब से आप यहाँ पे देखिए, है ना। तो पहला तीर जो है ये दिखाया गलत है, दूसरे वाला सही है। इसका है 1:3, है ना। एक ये ऐसा होता है और 3 ऐसे ऐसे होते हैं इसके। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही एरो है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाइड द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये एक सिंबल आ ही रहा है, हर पेपर में एक सिंबल आ रहा है, तो आपने सिंबल को पहचाना कि ये सिंबल किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर, ग्लास, लेड, वुड, एक आएगा लकड़ी का सिंबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। व्हाट इज़ द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। ठीक है, A4 शीट का ट्रिम का हुआ आकार क्या है, 148x210, 594x841, 841x1189, इसका 210x297। ठीक है, इसका सही आंसर है 210x297। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द लाइन बी। अब इस भाई साहब लाइन बी की पहचान है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग दौड़ाइए, आपको यहाँ पे लाइन बी मिल जाएगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। क्या बोलते हैं अपन, डायमेंशन लाइन। अगला है, आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बचपन से आप लोग उसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसको तो पहचान लोगे अपना, पहला गुनिया। ठीक है, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व। क्या आंसर है इसका, प्रोटेक्टर या चांदा। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो इसके भी चित्र आपकी बुक में बने हुए हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखें ड्राइंग की बुक में अपनों, तो आप इसको पहचान सकते हैं। स्क्वायर प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, पंचकोणीय प्रिज्म है, त्रिकोणीय प्रिज्म है। तो देखिए रहेगी अपना हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, IN द। ठीक है, यहाँ से अपना इम्प्लॉयबिलिटी चालू हो जाता है। तो इम्प्लॉयबिलिटी का पहला क्वेश्चन यही है अपना, है ना। तो आपने यदि इम्प्लॉयबिलिटी अच्छे से पढ़ा, आपके सर ने पढ़ाया है, तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं पढ़ा है तो आप नहीं दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप इम्प्लॉयबिलिटी की अच्छे से तैयारी करें,
क्योंकि सारे पेपर आपके एक साथ ही होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द वर्ड वैन डेनोट्स, शब्द वैन जब खालिस्तान को दर्शाता है, थिन, टाइम, प्लेस, पर्सन। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या आएगा अपना? टाइम। एक बाइट में कितने हैं? 2 बाइट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न, कार्यबल की सुरक्षा के लिए खालिस्तान द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कस्टमर। कौन है अपना? गवर्नमेंट है अपना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? ठीक है, इंस्टाग्राम, बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंकिंग अनुप्रयोग, गूगल पे, उसमें क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? भुगतान आवेदन नहीं है। प्रश्न नंबर 6, खालिस्तान टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। इंसर्ट लैब, रिव्यू पेन, फॉर्मेटिंग टैब। इसका आंसर है इंसर्ट टैब। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 7, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका अपना सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 8, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? उसका आंसर है अपना जॉइंट वेंचर। ठीक है, अगला प्रश्न है एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड, भूकंप, साइक्लोन। ये पूछ रहा है कि आदमी प्रेरित मतलब जो आदमी की गलतियों से जो समस्याएं आती है वो क्या है? भूस्खलन है ना। आजकल जैसे रोडें वगैरह बहुत बन रही, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उनको काट के रोडें बनाई जा रही हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना? भूस्खलन होता है। ठीक है, तो ये आदमी की गलती से ही ज़्यादातर होते हैं। पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये आपको आपके सर ने ज़रूर पढ़ाए होंगे, आपके जो पॉलिटी के सर हैं ना। समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये पोमोडोरो तकनीक है अपना। ठीक, अब अगर सब प्रश्न नंबर 11, विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? तुरंत बातचीत, बुरी आदत होना, जानकारी तक पहुंच, व्यापार के लिए आवेदन, है ना। तो इसकी लत लगना बुरी आदत है कि अपन सारे काम धंधे छोड़ के बस और रात दिन मोबाइल में लगे हुए हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, है ना। वो चीज़ यहाँ पे बताई इनने कि लत बुरी आदत है। प्रश्न नंबर 12, कौन एक साइबर अपराध है? ऑनलाइन गेमलिंग, ऑनलाइन परचेसिंग, मित्रों से चैटिंग, ईमेल भेजना। इसमें कौन सा है? ऑनलाइन गेमलिंग। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन शॉर्ट का पूर्ण रूप है? अब देखिए शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम। स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम हो गया स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर और स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो उसका सही आंसर क्या है अपना? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। प्रश्न पूछते समय खालिस्तान प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। संवेदनशील, व्यक्तिक, ओपन एंड क्लोज, असभ्य। तो उसका आंसर है ओपन एंड क्लोज एंडेड।
काइजेन संगठन की सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में खालिस्तान सुधार लाता है। अब काइजेन का क्या है? स्मॉल एंड रेयर, लार्ज एंड कंटिन्यूस, क्या है? कंटिन्यूस एंड स्मॉल, स्मॉल एंड सीरियस। उसका आंसर है निरंतर और छोटा। कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य? व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस? इट इज द व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस? योर हाउस इज ब्यूटीफुल, इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। उसका आंसर है व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। Communication that involves exchange information without use of word card। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रयोग शामिल है कहलाता है। तो वर्बल मतलब बोलकर और नॉन वर्बल मतलब नहीं बोलकर। रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। इसका आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना बोले, बिना बोले जो कम्युनिकेशन किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी खालिस्तान से अधिक नहीं होने चाहिए। 40 घंटे, 60 घंटे, 48 घंटे और 50 घंटे, तो 48 घंटे। ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी से 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? आपने साक्षात्कार का आपको बुलावा आ गया है तो आप क्या करेंगे? रिज्यूम तैयार करेंगे, रिज्यूम भेजेंगे, साक्षात्कार में जाएंगे, आवेदन पत्र भेजेंगे। आंसर दे दिया इसने, साक्षात्कार में जाएं। कहाँ जाएं? साक्षात्कार में जाएं। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान की तरह आता है। पहला है प्रशंसात्मक लिसनिंग, चिकित्सक लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। तो प्रशंसात्मक लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, खालिस्तान वह व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। नियोजित मजदूरी, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये अपना इस तरीके से 21 क्वेश्चन हो गया है। 22 क्वेश्चन, विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? विंडोज़ में जब अपन नहीं कंप्यूटर में बैठते हैं, यदि आप कभी कंप्यूटर में बैठे हो, फोल्डर बनाते हो, तो हम क्या बनाते हैं? न्यू फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। आप प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 7 के बोलते कंप्यूटर का मस्तिष्क। विंडो, कीबोर्ड, डेस्कटॉप नहीं। प्रश्न नंबर 24, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं? तो उसका आंसर है बोर्डम। करेक्ट आंसर, उदासी। ठीक है। रचनात्मक उत्साह, समस्या को सुलझाने का रवैया। सही आंसर इसका क्या है? बोर्डम। प्रश्न नंबर 24 हो गया 25 और उसका आखिरी प्रश्न है अपना, शॉर्ट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? धमकी, अवसर, स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज। उसका आंसर है स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह जो पेपर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास नहीं था। हमने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर में देखा और ऑब्जेक्टिव सेंटर जिन्होंने बनाया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने वेल्डर्स के पेपर यहाँ पे डाले हैं। इनके माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसा पेपर आएगा यह बता सक रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं निवेदन करूँगा कि आगे भी इस तरीके से ये प्रश्न पत्र डालते रहें और वेल्डर स्टूडेंट को पुराने पेपर मिलते रहें, उनकी अच्छी पढ़ाई होती रहे, वे सफल होते रहें। यही मेरा प्रयास है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।